नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है। और अगर इसकी बात करें ये किस चीज़ पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है जो अभी 2+2 टॉक हुई हमारे इंडिया और अमेरिका के बिटवीन, तो उसी पर ये पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है। लिखा किसने है? ये हैप्पी मॉन जैकब ने लिखा है। अगर आप कंटिन्यूसली हमारी एडिटोरियल की सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको ये जो राइटर्स हैं उनसे आप फेमिलियर हो चुके होंगे, और अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? द चैलेंजेस ऑफ द वॉकिंग द इंडो पैसिफिक टाक। इंडो पैसिफिक जोन आपके जो वेस्ट में जो है, भारत का जो वेस्ट वाला पार्ट है वो वेस्ट नहीं, वो मतलब पश्चिम बंगाल के हिसाब से वो आपका जो ईस्ट वाले पार्ट में जो समुद्र है ईस्ट में, वहां चले जाओ तो वो आपका क्या कहलाता है? इंडो पैसिफिक जोन कहलाता है। यहाँ पर इन्होंने ये इसमें दर्शाया ही है। तो जो इसी पर बात हुई कि इसमें जो चाइना का जो प्रभुत्व है इसको कैसे कम किया जाए, और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, इन चारों ने मिलके क्वाड की स्थापना तो बहुत पहले कर ली थी, लेकिन अब वो क्या है, एक्टिव मोड में यूएस चाह रहा है कि क्वाड आ जाए। तो जो भी चैलेंजेस है, जो चुनौतियां हैं कि इंडो पैसिफिक टाक को, या जो इंडो पैसिफिक में चाइना के प्रभुत्व को कम करने के लिए जो भी निर्णायक भूमिका ये चारों देश सोच रहे हैं, उसमें चुनौतियां क्या क्या हैं, ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है ये बात कर रहे हैं? द रिसेंट कंक्लूड थर्ड एनुअल यूनाइटेड स्टेट इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हैज एम्प्लीफाइड ongoing conversation in India on quadrilateral security dialogue quad, the Indo-Pacific, the threat from China and United States as potential alliance partner and। तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों के दोनों जो भी रिसेंटली जो तीसरी 2+2 डायलॉग कंप्लीट हुआ है, और उसके कंप्लीट होने के साथ ही ये चीज का एम्प्लीफिकेशन हो गया है, या ऐसी बातों का बाजार गर्म हो गया है कि जो इंडिया और जो भी क्वाड है उनका जो बिटवीन क्वाड मेंबर्स हैं उनका जो इंडो पैसिफिक जोन में है उनके सिक्योरिटी डायलॉग होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए? क्योंकि जो थ्रेट आ रही है चाइना के साथ उसमें यूनाइटेड स्टेट या जो अमेरिका है वही एक पोटेंशियल अलायंस पार्टनर है इन चारों की चारों कंट्रीज में। ठीक है, तो इस चीज को फर्दर आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, ये फर्दर चीजें आगे चल रही हैं। नो स्ट्रेटेजिक विजन हैज कैप्टिवेटेड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। कोई भी जो स्ट्रेटेजिक जो विजन है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्या नहीं कर सकता? कैप्टिवेटेड मतलब पथ भ्रमित नहीं कर सकता, या आप कह सकते हो मोहित नहीं कर सकता। मोहित करने का सीधा सा मतलब है मंडारेंस। ठीक है, मंडारेंस मतलब चीन की क्या होती है जो दादागिरी जो है उस रीजन में। तो कोई भी स्ट्रेटेजिक जो विजन है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से चीन की जो इन्फ्लुएंस है उसको अलग नहीं कर सकता। मतलब इंडिया अगर ये सोचे कि वो इंडो पैसिफिक जोन में अमेरिका के साथ मिलकर चीन के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चीन अभी वास्तविकता में थोड़ा मजबूत है। ठीक है, एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इन रिसेंट टाइम एज हैव इंडो पैसिफिक एंड क्वाड। तो यहाँ पर जो भी चाहे स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी हो या जो भी क्वाड मेंबर हैं, तो वो उसमें सीधी सी बात है चीन के प्रभुत्व को कम नहीं कर सकता। अगर इंडो पैसिफिक की बात होगी तो बगैर चीन के उस जगह को या उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन को सोचना अभी तो ये नहीं लगता कि उसके बगैर कुछ हो सकता है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज गॉन अगेन decided to quote India to play a decisive role in shaping the region strategic function। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल के जो राष्ट्र हैं, उन्होंने फिर से डिसाइड किया है कि इंडिया क्या करे, एक डिसाइसिव मतलब एक निर्णायक रोल प्ले करे इस इंडो पैसिफिक जोन में। While during the mid 2000 the world expected India to be an economic powerhouse। और 2000 मिड 2000 मतलब 2005 की बात है, नहीं सॉरी 2005 नहीं, ये मिड 2000 बोल रहा है, मतलब ये 1995 के समथिंग है। तो उस समय पूरा का पूरा वर्ल्ड ये सोच रहा था कि इकोनॉमिक पावर हाउस बने इंडिया। ठीक है, अ डेकेड लेटर, एक डेकेड बाद, दोज एक्सपेक्टेशंस रिमेन मॉडेस्ट एट बेस्ट। तो यहाँ पर वो जो एक्सपेक्टेशन थी एक दशक बाद, तो वो रिमेन क्या रही? स्टिल उसी हिसाब से रही कि इंडिया क्या बने, इकोनॉमिक पावर हाउस। द एक्सपेक्टेशन दिस टाइम इज मोर स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री टू लीड चार्ज अगेंस्ट चाइना। लेकिन अब जो एक्सपेक्टेशन है वर्ल्ड की वो ये है कि
इंडिया क्या करे, अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाए और अपनी मिलिट्री को चाइना के अगेंस्ट खड़ा करे, ठीक है, टू लीड चार्ज अगेंस्ट चाइना फ्रॉम विद इन द रीजन। जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में है वो चाइना के अगेंस्ट एक लीडर बनकर उभरे। पूरा का पूरा पाश्चात्य या पश्चिमी देश यही चाह रहे हैं, या सीधी सी बात ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री यही चाह रही है, और अमेरिका का साथ देना मतलब सीधी सी बात है ज्यादा से ज्यादा कंट्री यही चाह रही है। विल इंडिया एंड कैन इंडिया फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशंस? क्या इंडिया इन एक्सपेक्टेशन या इन उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा क्या, या खड़ा उतर सकता है क्या? तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन इन्होंने हमारे राइटर्स ने रेज किए हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंसेस, अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंसेस के उसके बारे में। द इंडो पैसिफिक इज अ ग्रांड पॉलिटिकल इकोनॉमिक विजन व्हाइल द क्वाड इज अ फोरम फॉर स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री कंसल्टेशंस अमंग इंडिया एंड यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो क्वाड है, ठीक है, वो इंडो पैसिफिक का जो विजन है, इंडो पैसिफिक क्यों महत्वपूर्ण है हर किसी के लिए, क्योंकि वहां से ज्यादा व्यापार होता है। तो जो इंडो पैसिफिक या जो प्रशांत मतलब हिंद प्रशांत महासागर वाला जो मसला है वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक बेस्ड पर है, ठीक है। लेकिन जो क्वाड कंट्री का जो कंसल्टेशन है या जो वार्तालाप हुई है वो पूरा का पूरा मिलिट्री अलायंस है। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग है। डिपेंडिंग ऑन हाउ वन विशेष टू व्यू इट दैट कुड सीन एज कॉन्सेप्चुअली इंटरलिंक और सेपरेटेड विजन। तो यहाँ पर क्या है कि ये उन चीजों पर डिपेंड करेगा कि देखने वाले पर कि वो इसको किस हिसाब से देखता है। हो सकता है ये दोनों को मर्ज करके देखे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को और मिलिट्री एस्पेक्ट्स को, और या आप सेपरेट करके देखो। देयर सिमिलरिटी come from the fact that quad member are also major state in Indo-Pacific region। और यहाँ पर एक ही सिमिलरिटी है कि जो क्वाड मेंबर है वो चारों के चारों एक मेजर स्टेट है इंडो पैसिफिक रीजन में, मतलब एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एंड बोथ द क्वाड एंड इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट आर फोकस्ड ऑन चाइना। और दोनों ही चीज, चाहे इंडो पैसिफिक की जो आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना हो या उसके कारण जो मिलिट्री अलायंस हुआ हो, तो उन दोनों का एक ही फोकस है या एक ही कारण है कि चाइना को क्या करना है, रोकना है, या चाइना की नीतियों का विरोध करना है, या उसके अगेंस्ट एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है। मोर सो दे आर ऑल्सो इन सम वे सेंटर्ड अराउंड इंडियाज जियोग्राफिक लोकेशंस एंड इट्स पॉलिसीज। तो यहाँ पर वो इसलिए भी सेंटर्ड है, एक सेंटर्ड पॉइंट एक और है, या सिमिलरिटी आप ये कह सकते हो कि जो इंडिया की जियोग्राफिकल पोजीशन है, मतलब इस तरफ देख लो आप चाइना से भी और जो मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब रूट के थ्रू, जमीन के थ्रू, और समुद्र में भी वो वहां पर जो इंडो पैसिफिक जोन में वहां पर प्रमुख पार्टनर है। तो इस कारण जो इंडिया की लोकेशन है वो, और जो इंडिया की पॉलिसी है चाइना के अगेंस्ट रिसेंटली जो हुई है, उसके कारण इंडिया क्या है, बहुत महत्वपूर्ण लीडर बन जाता है विश्व के राष्ट्रों के लिए कि वो इंडिया को आगे करे। और इंडिया की जो ताकत है वो भी अभी ऐसी भी नहीं है कोई छोट मोटे देश है, ठीक है, तो वो लीड भी कर सकता है। पुट डिफरेंटली, इफ यू टेक चाइना आउट ऑफ द इक्वेशन दे वुड हैव लिटिल रेशनल फॉर एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर थोड़े से समय के लिए कि चाइना को आप डिफरेंटली मतलब रख दो इस इक्वेशन से, मतलब किस इक्वेशन से, प्रशांत महासागर, तब आपको थोड़े से रैशनल या थोड़ी सी अलग पिक्चर आपको दिखाई देगी कि इंडिया का क्या रोल है। इफ यू टेक इंडिया आउट ऑफ द पिक्चर देयर एबिलिटी टू सस्टेन जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट वुड ड्रास्टिकली डिमिनिश्ड। और अगर आपने इंडिया को अलग कर दिया तो आप समझ लो कि फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, फिर ना क्वाड का कोई महत्व है और ना चाइना के अगेंस्ट खड़े होने वाले ग्रुप्स का कोई महत्व है। तो ये इस महत्व के कारण पूरे का पूरे जो कंट्रीज हैं ग्लोबल लेवल पे वो ये सोच रही हैं कि इंडिया क्या करे, लीड करे। एट द सेम टाइम द इंडो पैसिफिक एंड क्वाड आर आल्सो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे वही कि जो क्वाड है वो क्या है, मिलिट्री अलायंस है, और इंडो पैसिफिक क्या है, वो इकोनॉमिक अलायंस है या इकोनॉमिक विजन है उसकी, ठीक है। द फर्स्ट इज पॉलिटिकल इकोनॉमिक विजन। तो पहला जो है इंडो पैसिफिक वाला वो क्या है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक विजन है। एंड दूसरा वाला लास्ट वाला जो है वो क्या है, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक विजन है। द लास्ट डज नॉट फ्रॉम द मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट। और लास्ट वाला मतलब जो है वो इस हिसाब से इंक्लूड नहीं हो सकता कि आप
मिलिट्री अलायंस करके एक ऐसा न्यूक्लियस बना लो, एक ऐसा नाविक बना लो जो फर्स्ट के जो एस्पेक्ट हैं, मतलब जो राजनीतिक और आर्थिक एस्पेक्ट हैं या महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने में मदद करे, क्योंकि ऐसे तो युद्ध हो जाएगा। वाइल द इंडो पैसिफिक प्रोवाइड अ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पिक्चर, तो यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक है वो प्रोवाइड करता है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक आर्थिक पिक्चर with a hesitant but growing articulations of China as a strategic challenge। तो एक बहुत ही हेजिस्टेंट रूप से, लेकिन बहुत ही मतलब हेजिस्टेंटली लोग चाइना के अगेंस्ट आ रहे हैं, लेकिन लोग इकट्ठे हो रहे हैं चाइना के अगेंस्ट कि एक चाइना क्या है, एक थ्रेट पैदा कर सकता है, इन फ्यूचर कर रहा है, सॉरी इन प्रेजेंट कर रहा है और इन फ्यूचर भी वो कर सकता है। एंटी चाइना इन कैरेक्टर एंड इंटेंट, तो जो पूरा के पूरे जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो चाइना के साथ उनके आर्थिक संबंधों के कारण दबे छुपे मुंह साथ आ रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चाइना को चुनौती की तरह देखते हैं। भले चाहे उनके चाइना के साथ कितने ही अच्छे आर्थिक संबंधों, और हो सकता है आर्थिक संबंधों के कारण वो क्या कर रहे हैं, चाइना से दूर जा रहे हो, मतलब चाइना का खुलकर विरोध ना कर रहे हो, लेकिन दे आर मतलब एकजुट हो रहे हैं। ठीक है। द इंडो पैसिफिक डिस्पाइट द सबटल एंटी चाइना अंडरस्टोन, तो जो इंडो पैसिफिक है वो भले ही सूक्ष्म मात्रा में, सबटल मतलब बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में एक स्टोन रख रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, या एक ग्रुप की आधारशिला रख रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू अवॉइड एंगेजिंग चाइना, अंततः वह यही फाइंड करेगा, उसे यही मिलेगा कि वो चाइना को या उसके एंगेजमेंट को इंडो पैसिफिक जोन में वो क्या नहीं कर सकता, दरकिनार नहीं कर सकता। इवन द क्वाड स्टिल इज इंस्टीट्यूशनल इन्फेंसी, इवन अगर क्वाड की भी बात करें तो अगर अभी इंस्टीट्यूशनल उसने रूप लिया नहीं है, वो अभी इन्फेंसी स्टेट, इन्फेंसी मतलब अभी जन्म लेने वाली स्थिति में है, मतलब शुरुआती अवस्था में है वो। उस क्वाड ने भी कोई इंस्टीट्यूशनल मतलब ना उसका कहीं ऑफिस है, ना उसके कोई रूल रेगुलेशन है, तो ऐसी उसने एक इंस्टीट्यूशनल रियलिटी में अभी तब्दील नहीं हुआ है। तो इट इज मोस्टली फोकस्ड ऑन डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग एंड विथ लिटिल कॉमन इंटेंट लेट अलोन ज्वाइंट एक्शन। तो ये अब फिर क्या हो जाता है कि ना तो क्वाड इंस्टीट्यूट वो है, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ है, तो ये फिर फोकस्ड किस पे हो जाता है कि जो डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग है, लिटिल कॉमन इंटेंट लेट अलोन ज्वाइंट एक्शन। तो यहाँ पर बहुत ही मतलब जो भी देश साथ में आ रहे हैं उसके उनके कहीं ना कहीं चाइना के साथ अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो भी आड़े आएंगे। ठीक है। अब थोड़े से जहाँ कुछ छोटे छोटे इरादे हैं उसके कारण लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि जापान एकदम से विरोध कर रहा है चाइना का, ना ऐसा है कि अमेरिका एकदम से विरोध कर रहा है, ना इंडिया ही एकदम से विरोध कर रहा है, लेकिन कुछ चुनिंदा मुद्दों पर वो क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि मतलब आप एकदम से विरोध कोई नहीं कर रहा है। एट द मोमेंट इट so seems paradoxically however that the Quad ability to succeed would entirely depend on China। तो इस समय पर ऐसा लगता है कि जो क्वाड की जो एबिलिटी है या उसकी सक्सेसफुल होने का जो भी रीजन है, मतलब क्वाड सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंड है, चाइना पर। क्यों, कहीं ना कहीं जितने भी क्वाड मेंबर हैं वो चाइना पर डिपेंड है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। द मोर एग्रेसिव चाइना गेट the more resolute the Quad countries would be the strengthening it। It is too early to say whether the Indo-Pacific as an economic construct will be able to pose an alternative to China's Belt and Road initiative। और ये बहुत ही जल्दबाजी होगी कि ये कहा जाए कि जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है या इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आएगा। क्यों ये जल्दबाजी होगी? द BRI इज फॉर मोर एडवांस। जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो बहुत ही एडवांस है, मच मोर थॉट आउट एंड हैज द इकोनॉमिक माइट ऑफ चाइनीज स्टेट बिहाइंड इट। और इसके पास बहुत ही लंबे विजन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनके पीछे एक चाइना जैसी एक आर्थिक ताकत खड़ा हुआ है कि कहीं पर भी जहां भी पैसों की कमी होगी चाइना क्या कर देगा, पैसे डाल देगा। लेकिन इंडो पैसिफिक कंट्री की बात करें, सेवरल इंडो पैसिफिक कंट्रीज आर रेडी टू मेंबर ऑफ BRI। बहुत सी ऐसी इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं जो BRI का मेंबर हैं और बनने की सोच रही हैं। ठीक है। ऑन द फ्लिप साइड द BRI's
Chinese project and already under immense strain from its inherent weakness, such as China's unilateral pursuit of BRI and the associated economic burdens of the state that signed up to। तो यहाँ पर ये तो हो गया BRI की एडवांस नेट, लेकिन इसको अगर आप उल्टा थोड़ा सा फ्लिप कर दो इसी सिक्के को, तो आपको देखने को मिलेंगे कि जो चाइना का जो प्रोजेक्ट है BRI, वो बहुत ही इमेंस स्ट्रेस में है, मतलब बहुत ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। और उसकी आंतरिक जो वीकनेस है वो भी क्यों, क्योंकि चाइना का जो यूनिलैटरल परस्यूट है कि उससे सबसे ज्यादा लाभ किसको हो, चाइना को हो। इसके कारण जो इकोनॉमिक बर्डन आए हैं उसको चाइना को ओवरकम करने के लिए बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। हर्डल इन इंडिया स्ट्रेटजी, अब इंडिया की जो स्ट्रेटजी है उसमें कहाँ हर्डल आ रहे हैं। नॉटविथस्टैंडिंग द करंट एक्साइटमेंट इन न्यू दिल्ली अबाउट द इंडो पैसिफिक, इन सबको अगर छोड़ दिया जाए जो करंट एक्साइटमेंट है इंडिया के इंडो पैसिफिक जोन में, द क्वेश्चन वी मस्ट पॉन्डर ओवर इट हाउ सक्सेसफुल न्यू दिल्ली इंडो पैसिफिक स्टडी वुड बी गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पर वर्तमान की बात ना करते हुए ये देखा जाए कि जो इंडो पैसिफिक की जो स्ट्रेटजी है वो कितनी सक्सेसफुल रहने वाली है इन फ्यूचर। तो इन फ्यूचर या आगे कैसे बढ़ती है इस चीज पर थोड़ा अगर हम ध्यान दें तो फॉर अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट such as Indo-Pacific to survive, there must be a strong economic partnership and linkage among its member। तो इसके लिए जो भी इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है वो फ्यूचर में भी उतनी ही सशक्त रहे जैसे कि अभी वर्तमान में बातें होने लगी हैं ये यूएस की 2+2 डायलॉग के बाद, कि जो उनके जो मेंबर हैं उनकी जो इकोनॉमिक पावर है या इकोनॉमिक बिल है वो क्या हो, लिंक हो, मतलब सबके सब इस बात के लिए मोटिवेटेड रहे कि हमें इस चीज को सशक्त करना है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप को, तभी ये फुलफिल हो पाएगी। और मान लो किसी भी मेंबर ने अगर इस चीज को ढीला किया या कोई थोड़े से पीछे हटा तो फिर वो वीक हो जाएगी। ठीक है, मेयरली फोकसिंग ऑन स्ट्रेटेजिक टॉक एंड पॉसिबल मिलिट्री कॉपरेशन विल नॉट वर्क। तो सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक टॉक या रणनीतिक बातों से, ठीक है, और मिलिट्री कॉपरेशन से इस चीज की सक्सेसफुल नहीं हो सकती, विल नॉट वर्क, ये वर्क काम नहीं करेगा। Because at some point the unavoidable economic logic will kick in, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो इकोनॉमिक लॉजिक है वो क्या कर देगा, इसके जो विजन है या जो इसके उद्देश्य है उनको क्या कर देगा, बाहर फेंक के रख देगा। क्यों, आगे देखते हैं। With that in mind, let us examine India's economic engage। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम चलो देखते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक एंगेजमेंट कहाँ कहाँ और कितना है इंडो पैसिफिक के तौर पर अगर देखा जाए तो। फॉर वन, न्यू दिल्ली रिसेंट डिसीजन नॉट टू ज्वाइन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो अभी नई दिल्ली या भारत ने एक डिसाइड किया है कि वो आरसीपी के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ज्वाइन नहीं करेगा। द रीजन फ्लेक्सिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुड पोटेंशियली कॉम्प्लिकेटेड द कंट्रीज फ्यूचर एंगेजमेंट इन द रीजन। और ये कारण है, ये कारण बन सकता है कि हो सकता है कि आरसीईपी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ज्वाइन नहीं कर रही है भारत, तो जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है इंडो पैसिफिक जोन में, क्योंकि वहां की कंट्रीज मोस्टली आरसीईपी में शामिल हैं। बट दैट इज नॉट द कंप्लीट स्टोरी, लेकिन ये केवल एक स्टोरी नहीं है, अभी और स्टोरी बाकी है। आरसीईपी डिसीजन अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्सन इन इंडिया। जो आरसीईपी का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्वाइन न करने का जो डिसीजन भारत सरकार ने लिया है वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक जो घरेलू राजनीतिक कंपल्सन है या प्रतिबद्धताएं हैं उनके कारण लिया गया है। कम इन द बैकड्रॉप ऑफ ऑलरेडी ह्यूज गैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि जो बैकड्रॉप मतलब होती पृष्ठभूमि, वो ये है कि जो इंडिया और चाइना के बिटवीन जो ट्रेड गैप है, मतलब इंपोर्ट चीजें ज्यादा करना और एक्सपोर्ट कम करना, तो वो ज्यादा है। ठीक है, विद अमंग एवरी इंडो पैसिफिक कंट्रीज, विथ ऑलमोस्ट एवरी इंडो पैसिफिक कंट्री। और अगर देखा जाए तो हर एक इंडो पैसिफिक कंट्री के साथ इंडिया का यही है कि इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट क्या करता है, ज्यादा करता है। द टेबल सो दैट, ये टेबल आपको शो करेगी, ठीक है, सो दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रेड विथ मेजर इंडो पैसिफिक एंड क्वाड स्टेट। तो यहाँ पर ये जो टेबल है वो ये बताएगी आपको कि किस हिसाब से इंडिया और चाइना का जो ट्रेड होता है दोनों के बिटवीन, बायलैटरल एनुअल ट्रेड, वो किस हिसाब से कितना डिफरेंट है लोगों के बिटवीन। तो इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि चाइना का दूसरे देशों के साथ एंगेजमेंट और इंडिया का एंगेजमेंट कितना है।
This growing trade gap that India and China have with these countries will be a major determining factor in the shaping of the regional strategic realities. और ये जो ट्रेड गैप है ये बहुत ही एक निर्धारक कारक साबित होने वाला है इंडो पैसिफिक जोन में जो रीजनल स्ट्रेटजी की बात भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान कर रहा है उसमें, क्योंकि जिसके साथ ज़्यादा एंगेजमेंट होगा, इकोनॉमिक एंगेजमेंट होगा, सीधी सी बात है वो देश उसकी तरफ ज़्यादा झुकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का भारत के साथ 300 बिलियन का ट्रेड है, लेकिन वहीं चाइना के साथ कितना है 252 बिलियन। तो चाइना अपने इकोनॉमिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एकदम जो चाइना के अगेंस्ट मूवमेंट है उसमें हो सकता है पार्ट ना ले, या किसी एक पॉइंट पर ऑस्ट्रेलिया चाइना का विरोध ना करे। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं। न्यू दिल्ली डिसीजन नॉट टू साइन ऑन आरसीपी ऑल्सो नीड टू बी व्यू इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। और जो आरसीपी को साइन ना करना इंडिया के द्वारा, उसको भी एक बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखने की आवश्यकता है। द चाइनीज इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट ऑफ द रीजन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ मतलब सीधी सी बात है किसके कॉन्टेक्स्ट में, जो चाइना का जो इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट है रीजन में वो बढ़ गया, क्योंकि चाइना तो सीधी सी बात है उसमें साइन किए ही हुए हैं। ठीक है, ऑफ द मेन कंट्रीज ऑफ द इंडो पैसिफिक द बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आर एस फॉलो। और यहाँ पर क्या है, जो मेन कंट्री है उसमें वही है फ्री आरसीपी में, क्योंकि चाइना को मालूम है कि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग हब ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो वो इनडायरेक्टली चाइना को ही फायदा है। इंडो पैसिफिक जोन में चाइना के बराबर कोई भी इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर नहीं है कि वो आरसीपी से इतना फायदा ले पाए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। इन द केस ऑफ इंडिया इट डज नॉट हैव एफटीए विद ऑस्ट्रेलिया। अगर इंडिया की बात करें तो उसका ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, न्यूजीलैंड के साथ नहीं है, यूएस, बांग्लादेश और मालदीव के साथ भी नहीं है। इट हैज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद साउथ कोरिया, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और आसियान, जापान एंड श्रीलंका। सिर्फ उसके इन्हीं देशों के साथ क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इन केस ऑफ चाइना इट हैज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑल दीज कंट्रीज वेयरिंग द यूएस। तो यहाँ पर हर किसी के साथ मतलब चाइना के क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अमेरिका को छोड़कर बाकी हर किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और जबकि इंडिया के क्या है गिने चुने लोगों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इट डज नॉट हैव एफटीए विद बांग्लादेश, वाई नेगोशिएशन आर विद श्रीलंका। और लेकिन चाइना की भी बात करें तो बांग्लादेश के साथ नहीं है, लेकिन श्रीलंका के साथ तो बात चल ही रही है। ट्राइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस किस के बिटवीन, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, इनके बिटवीन भी क्या चल रही है, बातें चल रही हैं। वंस अगेन इकोनॉमिक कंपल्सन विल गो अ लॉन्ग वे इन शेपिंग स्ट्रेटेजिक रियलिटी फॉर वेराइटी ऑफ रीजन इंक्लूडिंग द ट्रेड विद चाइना इज ए क्रूशियल फॉर इकोनॉमीज ऑफ दीज स्टेट। तो यहाँ पर किसी भी जो रणनीतिक डिसीजन है इंडो पैसिफिक या किसी भी चीज़ की, तो जो इकोनॉमिक कंपल्सन है या इकोनॉमिक जो प्रतिबद्धताएं हैं या इकोनॉमिक जो बंधन है वो क्या है, वो एक की रोल प्ले करने वाले हैं किसी भी स्ट्रेटेजिक रियलिटीज को शेप देने के लिए। क्योंकि आज की डेट में जो वर्ल्ड में हर एक देश के जो चाइना के साथ आर्थिक रिलेशन है वो है, और चाइना बहुत ही डीपली एंगेज्ड है उनकी आर्थिक नीतियों में या आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई पॉलिसीज में। इवन इफ दे अटेम्प्ट टू इकोनॉमिक डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, अगर वो ये भी सोचते हैं कि वो चाइना से बिल्कुल व्यापार खत्म कर दें तो इट वुड बी अ लॉन्ग प्रोसेस, ये बहुत लंबी प्रोसेस होने वाली है। इफ परस्यूड विद एडेक्वेट अल्टरनेटिव एंड पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन, और इन सब को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा लगने वाला है। ठीक है, और जो पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन है वो भी उतना पर्याप्त नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, द लेसन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेटेजिक टॉक अलोन कैन नॉट ट्रम्प इकोनॉमिक रियलिटी। तो कोई भी स्ट्रेटेजिक टॉक या रणनीतिक टॉक जो इकोनॉमिक विजन है उससे जीत नहीं सकती, क्योंकि जिन देशों के साथ दूसरे देशों के आर्थिक एंगेजमेंट है या इकोनॉमिक एंगेजमेंट है चाइना के साथ, तो वो एकदम चाइना का विरोध नहीं करेंगे, चाहे कितनी ही आप मिलिट्री अलायंस कर लो या कुछ कर लो। चाइना लार्जर मिलिट्री रीच, इफ अवर इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद द रीजन वर इनसफिशियंट, अगर हमारे जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है वो इनसफिशियंट है चाइना के कंपैरिजन में,
with are at least partially due to the domestic political consideration. Our strategic and military engagement in the region also fell short. तो हमारे जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है वो तो कम है ही, भले ही चाहे कोई भी आर्थिक घरेलू रीजन हो या जो भी हो, लेकिन हमारे जो सैन्य रीजन है वो भी क्या है, कम है, या सैन्य जो एंगेजमेंट है वो भी कम है कंपेयर टू चाइना। बीजिंग फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो चाइना, बीजिंग मतलब चाइना, it is a major defense supplier to several of the regions state including Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia and Philippines and Thailand, dwarfing India's minimal sales। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो जो चाइना है वो इन सभी देशों को मिलिट्री इक्विपमेंट सेल करता है, ठीक है, जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया कहीं उसके सामने खड़ा नहीं होता। डिफेंस डायलॉग एंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द रीजन, तो जो भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज या कुछ भी, तो वो ज़्यादा इतना एंगेज होते नहीं इंडिया वाले या इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस। फिर बात आती है इकोनॉमिक रोल एज अ की, तो जो आर्थिक रोल है वो एक महत्वपूर्ण रोल होने वाला है या वो महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। पुट डिफरेंटली, इंडियाज रोल इन इंडो पैसिफिक विल रिमेन लिमिटेड। तो अगर इसको आप डिफरेंटली, आप डिफरेंट नज़रिए से देखो तो इंडिया का जो रोल होने वाला है इंडो पैसिफिक में वो लिमिटेड ही रहेगा। इफ इट डज नॉट प्रूव टू बी अ मेजर इकोनॉमिक पार्टनर टू दीज स्टेट, अगर वो इन सभी जो इंडो पैसिफिक जोन में जितनी भी कंट्री हैं उनके साथ आर्थिक पार्टनरशिप से ज़्यादा एंगेज नहीं होता है, तब तक इंडिया का जो रोल है वहाँ पर क्या रहेगा, नाम मात्र का रहेगा, या जो भी है एक लिमिटेड रहेगा। बट गिवन द इकोनॉमिक स्लो डाउन इंडिया टुडे इन बेक ऑफ COVID-19 एंड द लैक ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस इन द कंट्रीज about regional economic agreement such as RCEP, India's ability to economically engaged with region remain limited। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोविड-19 के कारण जो भारत की आर्थिक हालात हैं और जो भारत की जो पॉलिटिकल विल है या पॉलिटिकल सहमति जो है कि RCEP को ज्वाइन नहीं करना है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो एंगेजमेंट है उसको कम कर रखा है या कम होगी इस रीजन में, क्योंकि RCEP में मोस्टली इंडो पैसिफिक जोन की जो कंट्रीज हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो जब RCEP को साइन नहीं करेगा तो इकोनॉमिक एंगेजमेंट तो उसका कम होना ही है। ऑन द मिलिट्री स्ट्रेटेजिक साइड टू, और अगर मिलिट्री के स्ट्रेटेजिक साइड कहें तो उसमें भी इंडिया कम है। इंडियाज परफॉर्मेंस इन द रीजन इज लेस देन डिजायरेबल, तो इंडिया का जो एंगेजमेंट है, मिलिट्री एंगेजमेंट है, वो भी बहुत कम है जितनी आवश्यकता है उससे। The only choice, it appear, then it for some sort of loosely structured regional strategic alliance with US and its allies to broader Indo-Pacific region। तो यहाँ पर एक ही चॉइस है कि it appear then for some sort of loosely structured regional strategic alliance with the US and its ally in the broader Indo-Pacific region। तो यहाँ पर वो यही कर सकता है कि कुछ यूएस के साथ और उसके जो एलीज हैं, मतलब जो भी सहयोगी हैं, उनके साथ एक छोटी सी एक पार्टनरशिप कर ले इस रीजन में, तो यही अभी वर्तमान में कर सकता है। बट लेट अस बी क्लियर, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सस्टेनेबली एंगेजमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन यूजिंग इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री टूल एंड चूजिंग टेक टू द ईजियर एंड क्विकर पाथ ऑफ मिलिट्री अलायंस विद यूएस एंड एलीज। तो यहाँ पर इन दोनों में बहुत डिफरेंस है फंडामेंटली, कि जो आप मिलिट्री अलायंस करते हो उसमें और जो आर्थिक अलायंस करते हो इंडो पैसिफिक में, उसमें इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। मोर एवर इट इज सफिशियंट पॉलिटिकल कंसेंसस विद इन द कंट्रीज स्ट्रेटेजिक एलीट टू परस्यू सच पाथ, लेकिन इसमें जो दिखाई देता है पॉलिटिकल कंसेंसस या राजनीतिक जो सहमति है कि हमें इंडो पैसिफिक जोन में हस्तक्षेप करना है या उसका प्रमुख की पार्ट बनना है, तो वो उसमें एक कंसेंसस दिखाई देता है। हैविंग बीन सोशलाइज्ड इन कोल्ड वार क्रूसिबल ऑफ द नॉन अलाइनमेंट एंड लेटर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन इंडिया स्ट्रेटेजिक एलीट ready to embrace a new set of belief and idea about balancing act of international politics। तो यहाँ पर जैसे कि इंडिया ने शुरुआत में शीत युद्ध के समय किसको, सोशलिस्ट पाथ को चुना था, फिर बाद में गुटनिरपेक्षता को चुना, बाद में फिर वो स्ट्रेटेजिक एक रणनीतिक ऑटोनॉमी को चुना फिर उसने, और बाद में अब वो क्या कर रहा है, एक नए प्रकार की बैलेंसिंग कर रहा है इंडो पैसिफिक जोन में
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन मार्क है, इन्होंने पूछा क्या वो ऐसा कर रहा है। उसके बाद फॉर श्योर देयर इज अनपोलोजेटिक रियलिस्टिक टर्न इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसीज टुडे, परहैप्स एन अनअवॉइडेबल वन। तो यहाँ पर ये एक अनअपोलोजेटिक मतलब जिसको आप एक अफसोसजनक कह सकते हो, ठीक है, एक अफसोसजनक रियलिटी है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें से इसको अवॉइड करना इजी नहीं है। मतलब इस जो भी ये कर रहा है या जो टर्न ले रहा है इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर रहा है, वो एक अनअवॉइडेबल तथ्य है, मतलब उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते, ऐसा तथ्य है। एंड अलायंस फॉर्मेशन आर अंडर गोइंग मेजर चैलेंजेस एज वेल, और जो भी अलायंस फॉर्मेशन हो है वो आर अंडर गोइंग, तो जो भी अलायंसेज हैं वो एक बहुत बड़ी चुनौतियों से गुजर रहे हैं। New Delhi's, however, remain caught between deeply constrained but unavoidable need to rethink। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली फंस गया है किसके बिटवीन, कुछ ऐसी बाध्यताओं के बिटवीन, ठीक है। बट अनअवॉइडेबल नीड टू रीथिंक इज, अनअवॉइडेबल नीड मतलब जिस चीज़ की जरूरत नहीं, मतलब अनअवॉइडेबल नीड मतलब जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिस आवश्यकता को, जैसे अभी प्यास लगी है तो आपको तुरंत पानी पीना है, तो वो आपकी अनअवॉइडेबल नीड है। टू रीथिंक स्ट्रेटेजिक पोस्चर एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ न्यू मटेरियल इनएबिलिटी टू डू सो एट लीस्ट फॉर नाउ। तो यहाँ पर अनअवॉइडेबल चीज़ क्या हो गई कि चाइना क्या है, बॉर्डर पर बैठा है, तो उसको जानबूझकर या मजबूरन किससे चाइना के अगेंस्ट साइन करने पड़ेंगे, जो भी टाई है या जो एली निर्धारित करने पड़ेंगे या गुट बनाने पड़ेंगे अमेरिका के साथ। तो वो तो ठीक है, लेकिन इनका कहना है कि अभी के लिए कम से कम जो जो मटेरियल इनेबिलिटी है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करे, और अभी के लिए तो वो ये सब चीज़ करे और इसके बारे में सोचे, इसके बारे में फिर से सोचे कि वो उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रीजन में है उसमें चाइना को आप दरकिनार नहीं कर सकते। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल, सो थैंक यू फॉर